नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज चैनल में। हमारा एक और चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। लॉ एडवाइज एडवोकेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक पेज भी है, उसको भी। तो आज हम बात क्या करेंगे, देखिए टॉपिक तो रोज रोज आप लोग दे देते हो, ये बड़ी अच्छी लगती है कि हमारे क्लाइंट जो है, हमारे सब्सक्राइबर जो इतना बात होती है कि कुछ न कुछ टॉपिक आप लोग के बीच से हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग के बीच से ही टॉपिक मिल जाता है। आपकी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ ठीक है, आज इस पे वीडियो बनाएंगे। और जो सबको ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो हमारे देखने वाले तो लोन वाले ही लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनको समस्या है लोन की। दूसरा कोई तो देख नहीं रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए तो देखा नहीं जा रहा है। तो आज अच्छा हाँ, आपके लिए एक अपडेट है कि 9 मार्च 2024 को लोक अदालत लग रही है। लोक अदालत मतलब समझ रहे होंगे, इतनी सारी हमारी वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग को पता होगा। लोक अदालत मतलब समझौते की अदालत। समझौते की अदालत 9 मार्च 2024 को है और इसमें होता समझौता ही है। जो भी अनसिक्योर लोन होते हैं, जैसे पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड के लोन है, बिजली का बिल है, या फिर ओएसएस सिविल के समझौते जो कि कोर्ट के बाहर समझौता किए जा सकते हैं। चेक बाउंस का केस है, किसी भी प्रकार का जो छोटे मोटे केस होते हैं जिससे उसको कोर्ट के बाहर माने सेटलमेंट किया जा सकता है, वैसे समझौते को लोक अदालत में जाता है, जो कि डेट पड़ी है इस साल की 2024 की 9 मार्च 2024 को है। और आज टॉपिक जो है हमारा, आज ये तो हमारी अपडेट थी। आज के टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि हमारे एक क्लाइंट का फोन आया, वो बताए सर अब तो ये रिकवरी एजेंट आए थे, उन्होंने कहा कि अब सेटलमेंट बंद हो गया है, सेटलमेंट नहीं होगा। तो आज उस पर ही हम बात करते हैं। तो मैं बता दूं, सेटलमेंट न बंद हुआ था, न सेटलमेंट बंद हुआ है, न सेटलमेंट बंद होगा। तीनों चीज आप समझ लीजिए। जो कोई कहता है कि हमारी कंपनी सेटलमेंट नहीं करती है, सेटलमेंट बंद हो गया है, तो साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए, सेटलमेंट न कभी बंद हुआ था, न है, होगा, न है। ऐसा नहीं हो सकता है। बैंक को एक रकम पे, जब उनको समझ में आता है कि एक अमाउंट पे उनको सेटलमेंट करना ही पड़ता है, अनसिक्योर लोन है, सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं है, उस कंडीशन में बैंक और एनबीएफसी कंपनी को सेटलमेंट पे आना पड़ता है। सेटलमेंट पे वो क्यों आती है? सेटलमेंट आप बात करेंगे कि सेटलमेंट क्यों करती है बैंक, बैंक को क्या फायदा हो जाता है सेटलमेंट करती है, तो उसको तो नहीं करना चाहिए। तो सेटलमेंट करने का कारण क्या होता है, आज उस पर बात करते हैं। जैसे आपने किसी बैंक और एनबीएफसी से लोन लिया, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, चाहे एजुकेशन लोन, जो ऐसे लोन जो अनसिक्योर है, जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, और जिसमें सिक्योरिटी है वो भी लोन सेटलमेंट होते हैं। सिक्योर लोन भी सेटलमेंट होते हैं, अभी मैं आगे बताता हूं उस पर। पहले तो अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन वो लोन होते हैं जिसमें सिक्योरिटी नहीं जमा होती है, जैसे कोई कीमती वस्तु नहीं रखी गई है या कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखी, तो उसको अनसिक्योर लोन कहते हैं। तो अनसिक्योर लोन जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, उसके बाद एजुकेशन लोन, और ऐसे लोन जिसपे सिक्योरिटी नहीं जमा है, प्रॉपर्टी नहीं मॉर्गेज है, उसको अनसिक्योर लोन कहते हैं। तो अनसिक्योर लोन में सेटलमेंट बैंक करती इसलिए है क्योंकि अगर आपकी ईएमआई नहीं गई, एक महीने आपने पेमेंट नहीं किया, जिसको बकेट 1 में डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिक कॉल जनरेटेड कॉल आने लगते हैं, मैसेज आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी ऑटोमेटिक आने लगती है। उसके बाद 1 महीने के बाद वो बकेट 1 में रखते हैं। उसके बाद अगर दूसरी ईएमआई बाउंस होती है तो वो बकेट 2 में डाल देते हैं। बकेट 2 में क्या होता है कि रिकवरी एजेंट आने शुरू करते हैं, तो रिकवरी एजेंट घर पे पहुंचने लगते हैं। उसके बाद फ़ोन पे कॉल आने लगती है, ऑटो जनरेटेड कॉल तो आती है, साथ में फ़ोन कॉल भी आने लगती है एजेंटों की, तो उसको आपको डराने धमकाने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें चालू हो जाती। उसके बाद तीसरी ईएमआई बाउंस हो जाती है, तब हो जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपके पैसे से बैंक को लाभ नहीं हो रहा है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इससे आपके पैसे से बैंक को लाभ नहीं हो रहा, तो उसको डाल देती है एनपीए में। तो एनपीए में डालने के बाद तो उनको फिर रिकवरी एजेंट हर संभव कोशिश करते हैं कैसे भी आपका अनसिक्योर लोन कैसे भी आपसे रिकवर कर ले। आपको हरास करेंगे, परेशान करेंगे, एक एक दिन में 50-50 फोन, 100-100 फोन, घर पे आएंगे, गाली गलौज करेंगे, मेंटली आपको हरासमेंट करेंगे। तो ये काम करने के बाद भी अगर आप नहीं दे पाते हैं, उसके बाद भी ये सब प्रक्रिया अपना लेने के बाद भी
अगर वो नहीं कर पाते हैं तो 9 महीने के बाद वो राइट ऑफ या विलफुल डिफॉल्ट में डाल देते हैं। बैंक के पास पावर आ जाती है, वो कर सकते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब होता है कि बैंक ये आपके अकाउंट, बैंक अपने पोर्टफोलियो से, अपने लेजर से आपके अकाउंट को डिलीट कर दिया है। राइट ऑफ मतलब डिलीट कर दिया, साफ सुथरा कर लिया है। तो साफ सुथरा कर तो उसको राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब बैंक की नज़र में आपके पैसे को मरा हुआ मान लेते हैं कि ये पैसा अब नहीं रिकवर हो जा रहा है, इसको राइट ऑफ कर दो, तो राइट ऑफ कर देते हैं। या बिलफुल डिफॉल्ट। बिलफुल डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपके पास पैसे हैं, आप नहीं देना चाहते, तो उस कंडीशन में आपको बिलफुल डिफॉल्ट में डाल देते हैं कि आपके पास से आप चल रहे हैं फॉर्च्यूनर से, बड़ी बड़ी गाड़ी से, 40-45 लाख की गाड़ी से, और देने हैं बैंक के 4-5 लाख लोन, और गाड़ी भी लोन पे नहीं है, आपके नाम से है, आपके नाम से है, लोन पे भी नहीं है। तो उस कंडीशन में होगा कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, बैंक में 1 करोड़ रुपए है, देने हैं 4 लाख रुपए दूसरे बैंक में, तो उस कंडीशन में आप नहीं दे रहे, तो बिलफुल डिफॉल्ट में डालती है। उसके बाद बिलफुल डिफॉल्ट होने के बाद ये बैंक और एनबीएफसी सेटलमेंट करती हैं कि 9 महीने में राइट ऑफ होता है, तो उसके पहले ही 9 महीने पहले ही और आपको ऑप्शन देने लगती है कि लोक अदालत के माध्यम से, कि समझौते की अदालत है, आपको बुलाया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा कि आप फिर आपका पहले तो करेगी क्या, बैंक और एनबीएफसी पहले आपके ब्याज पेनल्टी जुर्माने को माफ़ करेगी कि आपका ठीक है, आपका ब्याज पेनल्टी जुर्माना जो लगा है मैं उसको सब खत्म कर दे रहा हूँ। आपका जैसे 10 लाख का लोन है, 15 लाख हो गया, तो 5 लाख माफ़ करके मैं 10 लाख दे रहा हूँ, 10 लाख आपको देने हैं। उसके बाद उतना पे भी आप नहीं करेंगे तो उसके बाद उनको लगेगा कि ठीक है डिस्काउंट देते, तो आपके कैपिटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पे आप कहेंगे कि 80% दे दीजिए, 20% छोड़ देते हैं, 20% का डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद भी अगर समय बीतता जाता है, आप नहीं कर पाते, उनको लगता है, तो 20 के 80 के बाद 60, फिर 50, 50 पे आते हैं। उतना भी नहीं होता है तो उसके बाद 50 के बाद 30, 20% तक सेटलमेंट करते हैं। 20% तक भी सेटलमेंट होता है जब उन्हें लगता है कि हाँ इसके पास कोई स्थिति बहुत ही खराब है, तो उस कंडीशन पे वो 20% में भी सेटलमेंट करता है। और साधारण बातों में, एकदम सरल भाषा में आपको बता दूं, जैसे आपने ही किसी को पैसे दे रखे हैं और आपको भी लग रहा है जिसको आपने पैसे देंगे कि रियल में उसकी स्थिति खराब है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, आपने मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए दे दिए हैं और वो नहीं दे पा रहा है, और आपको भी मालूम है वो नहीं दे पा रहा है, जेन्युइन कारण है कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं, वो नहीं दे सकता, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो अब नहीं पैसे दे रहा, आपको मालूम है कि ये नहीं दे पाएगा, तो उस जैसे आपके साथ भी आपके दोस्त हैं नहीं दे पाएंगे, तो आपको पूरी चीज़ मालूम है कि हाँ ये नहीं दे पाएगा, तो उस कंडीशन पे आदमी उसको क्या कर सकता है, कोई केस तो उसके ऊपर फाइल नहीं करने जाएगा, तो उस कंडीशन पे बैंक और एनबीएफसी भी केस कर सकती हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि केस चलेगा, बहुत लंबा चलता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 40 साल, और 35 से 40 साल का मतलब ये समझ लीजिए आपकी एज कितनी है, उसमें 35 और 40 जोड़ लीजिए, देखिए हैं तो चांस कम रहता है, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इतना लंबा लंबा समय चला जाता है। और बैंक और एनबीएफसी नहीं चाहती आपके ऊपर केस करके इतना लंबा केस लड़ने के लिए, तो वो भी सेटलमेंट पे आ जाती है कि चलिए ठीक है आर्थिक स्थिति खराब है, छोटे से अमाउंट पे वो सेटलमेंट कर लेती है, तो उसको आपको सेटलमेंट कर लिया जाता है। और एक बात मैं बता दूं, बैंक की ईएमआई देना नहीं दे पा रहा है, बैंक के आपने लोन ले लिया, ईएमआई नहीं दे पा रहा है, तो क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया है, रिकवरी एजेंट ऐसे ऐसे डरा देते हैं, आपके ऊपर नोटिस भेजी जाएगी, ये होगा, आपको जेल हो जाएगी। अरे लोन का ईएमआई डिफॉल्ट, 1 लोन हो, 2 लोन हो, 5 लोन हो, 25 लोन हो, 25 लोन भी है, तो भी 25 के 25 की ईएमआई बाउंस जा रही है, नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी क्राइम नहीं है, फिर भी अपराध नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूं, यह अपराध नहीं है। किसी थाने में, किसी चौकी में कहिए कि आपके नाम पे एफआईआर हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्या बैंक आपके नाम पे, आप ईएमआई नहीं दे रहे हो, आपके नाम पे एफआईआर कर सकती है कि इन्होंने बैंक में पैसा नहीं दे रहे हैं, आपके नाम पे एफआईआर होगा, आपको पुलिस अरेस्ट करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ये क्राइम नहीं, अपराध नहीं है, आपके नाम पे एफआईआर नहीं होगा, आपको सीधा अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, ईएमआई का डिफॉल्ट होना अपराध नहीं है,
और इसमें जेल नहीं होगी कि आपका ईएमआई नहीं दे पा रहा है तो जेल हो जाएगी। और ये हमारे यहाँ जो ये लोक अदालत लग रही है, 9 मार्च को लोक अदालत है, तो लोक अदालत है, ये समझौते की अदालत है। इसमें बैंक और आपके बीच में समझौता होता है। बैंक रहेंगे वहां पे, लोक अदालत में बैंक एम्प्लाई रहेंगे, वो रहेंगे, और आपके बीच में एक दूसरे के बीच में आपसी तालमेल से जो अमाउंट फिक्स हो जाता है उस पर समझौता कर लिया जाता है। उसमें न हार होती है न जीत होती है। जज साहब, लोक अदालत में जेल भी नहीं होती कि जज साहब जेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोक अदालत की नोटिस आए आपके पास, आ गई, आपने रिसीव किया, नहीं गए कोई बात नहीं। लोक अदालत की नोटिस आई, आपने नहीं रिसीव किया और नहीं गए, कोई बात नहीं। लोक अदालत की नोटिस आई, आपने रिसीव किया और नहीं गए, तो भी कोई बात नहीं। माने किसी भी कंडीशन में रिसीव करो चाहे ना करो, चाहे जाओ चाहे ना जाओ, ये तो समझौते की अदालत है। आपसी समझौता है हमारे और बैंक के बीच में। तो हमारे और बैंक के बीच में जो ट्यूनिंग है, तो हो सकता है उसमें बात बन जाए, बस ये आपसी समझौता और कुछ नहीं। लोक अदालत मतलब एक दूसरे के साथ बैठ करके बैंक और आपके साथ सेटलमेंट का एक ऑप्शन खुला है आपको, ताकि इसको सेटलमेंट किया जा सके। ताकि कोर्ट पे इतनी ज़्यादा प्रेशर है, इतने ज़्यादा लोड है केसेस के, तो कुछ केसेस लोक अदालत के माध्यम से ख़त्म हो जाते हैं, जो कि लोन से संबंधित ज़्यादातर मामले होते हैं। इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, 138 का केस हो गया, तो थोड़ा बहुत जो छोटी मोटी धाराओं के केस होते हैं जिसको समझौते के दौर पे समझौता किया जा सकता है। पति पत्नी का विवाद हो गया तो उस विवाद में को समझौते के अदालत पे समझौता किया जा सकता है, जिसे मीडिएशन कहते हैं। तो इस तरह से समझौते की अदालत लग रही है 9 मार्च 2024 को, और साल में 4 बार लगती है, 3 बार 4 बार लगती है। हर साल 3 बार 4 बार आपको लगेगी। तो इसमें आपको अमाउंट अगर होता है, बनता है, तो आप इसको सेटलमेंट वहाँ कर लें। और अच्छा हाँ, अब बताइए, अनसिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है, सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग होती है। जब बैंक को लगता है कि आपकी जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़ रुपए और लोन ही दे रखा है उस पर 1.5 करोड़ का, तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी को बेच करके भी तो पूरे नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में वो सेटलमेंट पे आती है। या फिर आपने कोई कार है, कार को एक्सीडेंट हो गया है, या फिर पूरी तरह से बीमा नहीं था, वो खत्म हो चुकी है कार, अब आप उसका लोन नहीं दे पा रहे हो, रिकवर भी नहीं कर सकती आपके कार से, कार तो खत्म ही हो चुका है, या आग लग गई है, जल गया है, या एक्सीडेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में वो सेटलमेंट पे आती है। तो सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है, तो उसकी कंडीशन होती है, किस कंडीशन पे होगी। अगर उन्हें लगेगा कि यहाँ से मेरा रिकवर नहीं कर सकते, उस कंडीशन में वो सेटलमेंट पे आती है। और कोई कहे सेटलमेंट बंद हो गया है, तो सेटलमेंट बंद नहीं हुआ है, सेटलमेंट हमेशा था, सेटलमेंट हमेशा होता है, और सेटलमेंट हमेशा होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। और आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सॉरी व्हाट्सएप क्या, आप मेरा फ़ोन नंबर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें फ़ोन के माध्यम से कोई दिक्कत हो, समस्या हो, हमारी एक नॉमिनल सी छोटी सी फीस होती है। और अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज हाय हेलो लिखते हैं तो आपके पास मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिक, फिर हमारी नॉमिनल सी फीस पे करके आप हमसे कंटिन्यू जो बात होगी, जो समस्या होगी, परेशानी होगी, सेटलमेंट कैसे होना है, या फिर कोई भी लेटर बनना है, रिकॉल नोटिस आया है, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस, चाहे 138 चेक बाउंस एनआई एक्ट का नोटिस, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, किसी भी प्रकार का नोटिस आया हो, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क करें। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।